हेलो ऑल। लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ मोज़ले लॉ अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। तो बोर थ्योरी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटम अगर हम बनाएं तो बोर थ्योरी के हिसाब से न्यूक्लियस होगा, फिर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कोई एक ऑर्बिट है, एन ऑर्बिट है ना। मान लो ये आपके पास एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, वो हो जाएगी आपके पास। अच्छा, उससे पहले मोज़ले लॉ क्या होता है? मोज़ले लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू प्रोपोर्शनल टू या न्यू बराबर हो जाएगा ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करेंगे इस लेक्चर में, मोज़ले लॉ का न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम लोग फिर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे के अल्फा लाइन की। ठीक है, के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पे सिंपल बोर एटॉमिक मॉडल है, ये न्यूक्लियस है, n बराबर 1 ऑर्बिट, n बराबर 2 एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट है, इस nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपान 8 एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ओके, तो इसी को हम रख करके अगर सॉल्व कर लेते हो तो हमारे पास आ जाता है -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करेगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में, वो होता है इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है कि हमें अगर इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसकी एनर्जी कितनी है, इनर ऑर्बिट मतलब ये n बराबर 1 ऑर्बिट, n बराबर 2 ऑर्बिट, n बराबर 3 ऑर्बिट। उस केस में आपका ये जो फार्मूला है ये मॉडिफाई हो जाता है, और फार्मूला फॉर nth ऑर्बिट आ जाएगा, जहाँ पे n इनर ऑर्बिट है, वो हो जाएगा माइनस एम जेड माइनस बी का होल स्क्वायर ई फोर अपान 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, जहाँ पे बी हमारे पास क्या होता है, तो बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जेड की जगह पे जेड माइनस बी हो जाएगा, और बी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, तो हम अगर इसको लिखें रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में, तो रिडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास होता है Me4 अपान 8 एप्सिलॉन स्क्वायर सी एच क्यूब। सो आर इन्फिनिटी Me4 अपान 8 एप्सिलॉन स्क्वायर सी एच क्यूब इतना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम इसमें सी एच से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये टर्म आ जाएगा, Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। तो लेट्स से इसमें हम सी एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर इन्फिनिटी में, तो हमारे पास आ जाएगा Me4 अपान 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर। यही तो टर्म यहाँ पे है एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी में कौन सा टर्म है, एनर्जी में यही टर्म है, तो इसका मतलब En हो जाएगा माइनस आर इन्फिनिटी सी एच, ये हो गया Me4, देखो Me4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं माइनस आर इन्फिनिटी सी एच, फिर क्या बचेगा इस एनर्जी वाले टर्म में, जेड माइनस बी का होल स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान ले कि हमारे पास एक इनर ऑर्बिट है, क्योंकि एक्सरे स्पेक्ट्रम कहाँ से निकलता है, इनर ऑर्बिट से। इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ट्रांजिशन करेंगे तब एक्सरे स्पेक्ट्रम निकलता है, तब एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक निकलता है, या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मान लेते हैं ये हमारे पास है n1 ऑर्बिट, और ये हमारे पास है n2 ऑर्बिट। तो n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी En1 माइनस आर इन्फिनिटी सी एच अपान जेड माइनस बी होल स्क्वायर, बस n की जगह पे n1 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली n2 कितना हो जाएगा, जहाँ पे n1 है वहाँ n2 हो जाएगा, बाकी सब तो, और b की जगह हो जाएगा b1, है ना, क्योंकि ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो b की जगह हो जाएगा
मान लेते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट n1 ऑर्बिट का कितना है, ये है b1। ओके, तो En2 कितना हो जाएगा, En2 आ जाएगा माइनस r इंफिनिटी ch z माइनस b2 एक्सक्यूज मी z माइनस b2 का होल स्क्वायर अपान इंटू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसमें कंसीडर कर लें En1 माइनस En2, सपोज En1 माइनस En2 अगर हम निकालें, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ, जिसकी वजह से आपके पास एक्सरे फोटोन जनरेट हुआ। तो यहाँ पे En1 की वैल्यू रखेंगे माइनस r इंफिनिटी सी एच अपान n1 स्क्वायर z माइनस b1 स्क्वायर, माइनस इसको हटा देते हैं, माइनस En2 हो जाएगा प्लस r इंफिनिटी सी एच z माइनस b2 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर। तो अब हम इसमें से कॉमन देखें क्या आ रहा है, r इंफिनिटी आ रहा है, सी एच आ रहा है, बस हो गया r इंफिनिटी सी एच, तो हो जाएगा माइनस z माइनस b1 का स्क्वायर अपान n1 स्क्वायर प्लस z माइनस b2 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा ई से, En1 माइनस En2 को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा ई से। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास। ठीक, अब क्योंकि n1 और n2 ऑर्बिट, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये मान लो n1 ऑर्बिट है, ये n2 ऑर्बिट सपोज, तो ये दोनों बहुत ही पास है न्यूक्लियस के, तो इसलिए b1 और b2 जो होगा वो ऑलमोस्ट, स्क्रीनिंग क्या बताएगा कि कितना पास है इलेक्ट्रॉन, कितना पास है इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के, राइट। तो b1 जो होगा वो b2 और ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा b के। इसका मतलब चेंज इन एनर्जी ड्यू टू ट्रांजिशन, मतलब n1 ऑर्बिट में एनर्जी और n2 ऑर्बिट में जो एनर्जी है उनका डिफरेंस हो गया डेल्टा ई। ये आ जाएगा, यहाँ रख देंगे z माइनस बी, यहाँ रख देंगे z माइनस बी, तो बेसिकली ये आ जाएगा r इंफिनिटी पहले से था, सी एच भी पहले से था, z माइनस बी होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर प्लस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये आ जाएगा एनर्जी, किसका आएगा एनर्जी, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये n1 ऑर्बिट है, n2 ऑर्बिट है, तो ये n1 है और ये n2 है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया तो जो फोटोन जनरेट हुआ इसकी एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा ई हो जाएगी। तो ये डेल्टा ई आ गई फोटोन की एनर्जी, बेसिकली एक्सरे फोटोन की एनर्जी। इसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास है 1 सेकेंड, तो En ये आपके पास है बोर एटॉमिक मॉडल से एनर्जी nth ऑर्बिट में, लेकिन क्योंकि आपके पास एक्सरे की हम लोग एनर्जी निकालना चाहते हैं तो एक्सरे होता है इनर ऑर्बिट से ट्रांजिशन। जब इनर ऑर्बिट से ट्रांजिशन होगा और ये सभी जेड के लिए लागू होगा, तो जो जेड है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा जेड माइनस बी का, जेड माइनस बी से। जो जेड है उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, जेड माइनस बी से, जो हमारे पास बोर फार्मूला है एनर्जी का उसमें। तो n1 ऑर्बिट में एनर्जी हो जाएगी इतनी, और n2 ऑर्बिट में हो जाएगी आपके पास इतनी, है ना। n1 की जगह बस n2 रख देंगे और b1 की जगह b2, वेयर b1 एंड b2 आर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट्स फॉर n1 एंड n2 ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली। एनर्जी डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा En1 माइनस En2, और इसको निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना जब आ गया तो इसको फिर हम r इंफिनिटी रख देंगे और ये आ जाएगा r इंफिनिटी सी एच। अब b1 और b2 ऑलमोस्ट बराबर है, ये बाहर आ जाएगा और ये आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपान n2 स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर, यही हम लोग निकाले हुए हैं। तो r इंफिनिटी सी एच जेड माइनस बी 1 अपान n2 स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया फोटोन की एनर्जी। और फोटोन की एनर्जी जैसे ही पता चली तो हम लोग निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोज़ले लॉ में हमें फ्रीक्वेंसी प्रूफ करना है। तो हमें पता है न्यू बराबर होता है ई अपान एच, ई बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर यानी फ्रीक्वेंसी बराबर ई अपान एच। ओके, तो ई अपान एच जब हो गया तो हमारे पास एनर्जी तो निकाल चुके हैं हम, जो कि डेल्टा ई है। तो डेल्टा ई अपान एच ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो एच से डिवाइड करेंगे हो जाएगा आर इन्फिनिटी सी जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1 अपान n2 स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर।
तो अगर के अल्फा लाइन की बात करें तो के अल्फा लाइन हमारे पास कौन सी होगी, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो के अल्फा लाइन हमारे पास हो जाएगा, सपोज ये आपके पास एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है ये n बराबर 1 सेकेंड, ये है आपके पास n बराबर 1 ऑर्बिट, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऑर्बिट। n बराबर 1 ऑर्बिट का दूसरा नाम है k शेल, n बराबर 2 को बोलते हैं l शेल, n बराबर 3 को बोलते हैं m शेल। n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। n बराबर 2 में कितने होंगे, तो लेट से ग्रीन से कर देते हैं, 8, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और n बराबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ से सपोज ये इलेक्ट्रॉन आया बाहर से और ये एटम से टकराया, टकराने के वक्त क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो ये जैसे ही ये इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इससे जब टकराएगा तो एक तो ये खुद निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से निकाल देगा, यहाँ से ये निकल गया और यहाँ पे आ गई वैकेंसी, एक खाली स्थान बन गया। इस खाली स्थान को ये वाला यानी n बराबर 2 वाला इलेक्ट्रॉन भी भर सकता है, n बराबर 3 वाला भी भर सकता है, n बराबर 4 वाला भी भर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो एक फोटोन निकलेगा, उसको हम बोलेंगे के अल्फा फोटोन या के अल्फा एक्सरे। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के, इस वाले ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जाकर के अगर इस ऑर्बिट में वैकेंसी को फिल करेगा तो ये भी फोटोन जनरेट करेगा, इसको बोलेंगे के बीटा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास के अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 2 फॉर के अल्फा लाइन ऑफ एक्सरे, n बराबर 2 और n बराबर 1 में ट्रांजिशन होगा, n बराबर 2 और n बराबर 1 में ट्रांजिशन होगा। ओके, तो यानी 2 से 1 में जब ट्रांजिशन होगा हमारे पास, तो यहाँ पे 2 से 1 में जब ट्रांजिशन होगा तो n1 हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा 1, n1 हो जाएगा 2 और n1 n2 हो जाएगा 1। ओके, तो ये रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे के अल्फा लाइन की हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो हमने फार्मूला निकाल रखा है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया r इंफिनिटी c z माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो ये 4 इधर चला जाएगा, 1 इधर से आ जाएगा 3/4 r इंफिनिटी c z माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर के अल्फा लाइन की अगर हम बात करें, के अल्फा लाइन कहाँ बनेगी, सबसे इनर ऑर्बिट। तो सबसे इनर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है निकालने का तरीका जो होता है वो होता है n स्क्रीनिंग कांस्टेंट b बराबर n-1/2। अब क्योंकि सबसे इनर ऑर्बिट है, सबसे इनर ऑर्बिट है तो n बराबर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर देते हैं। कैपिटल एन क्या है, इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलते हैं थोड़ा बैक, तो इस ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2। ओके, तो इसका मतलब है इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हमें n बराबर 2 रखना पड़ेगा, सो b हो जाएगा 2 - 1/2 दैट इज 1, 2 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका n/2। सो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के अल्फा लाइन के लिए b बराबर 1 यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे, ये फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, है ना, कि कापर का निकाले थे एंड सो ऑन, तो वहाँ पे निकाले थे। बट यहाँ पे जो हमारे पास है के अल्फा लाइन के लिए हम लोग ये फार्मूले से नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का, वो हो जाएगा आपके पास b बराबर 1, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेसिकली एटम के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम, तो हम यहाँ एटम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जस्ट डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे b बराबर 1, राइट। तो न्यू आ जाएगा आपके पास r इंफिनिटी c 3 × 3/4 यहाँ आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा z-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने b बराबर रख दिया है 1। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला फ्रीक्वेंसी का के अल्फा लाइन के लिए। के अल्फा लाइन के फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आ गया, 3 r इंफिनिटी
इंटू सी अपॉन 4, जहाँ पे आर इन्फिनिटी क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब हो गया न्यू प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 या z माइनस बी का स्क्वायर, और यही होता है हमारे पास मूजले लॉ। तो अगर मूजले लॉ देखें तो क्या होता था, न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए बराबर कितना हो गया 3r इन्फिनिटी सी अपॉन 4, और बी बराबर के अल्फा लाइन के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये जस्ट ये कांस्टेंट की वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगा 0.247 10 to the power 6 सेकेंड इनवर्स।